हेलो दोस्तों। आज हम अपने सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉल्यूशन बुक का सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। अगर उम्मीद है कि आपको पहला लेक्चर अच्छा लगा होगा और पहले लेक्चर से रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहेगा तो हम इस पूरी सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। तो चलो आज हम अपना शुरू करते हैं सेकंड लेक्चर। तो आज हमारी पहली हेडिंग है एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को आप कैसे एक्सप्रेस करोगे। पहली बात, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। मान लो ए और बी दो अलग अलग लोग हैं। ए के पास भी एक गिलास है और बी के पास भी एक गिलास है। अब ए ने मान लो एक चम्मच चीनी घोला इसमें और इसी तरह बी ने भी एक चम्मच चीनी ही घोला है इसके अंदर, इस सॉल्यूशन पानी के अंदर। तो अब हो सकता, तो हम कहेंगे ना कि दोनों की कंसंट्रेशन अलग अलग आएगी। क्यों? क्योंकि ए का बर्तन बड़ा है, सॉरी ए का बर्तन छोटा है और बी का बर्तन बड़ा है। तो हम कैसे डिफाइन करें कि किसी भी कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन को एग्जैक्ट कैसे मैथमेटिकल वैल्यू के रूप में एक्सप्रेस करें। इसके लिए हम हेल्प लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की। तो अब बात आती है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता क्या है। देखो, बहुत आसान चीज़ है। किसी भी सॉल्वेंट में या किसी भी सॉल्यूशन में जितने अमाउंट में मेरा सॉल्यूट प्रेजेंट होता है उसी को मैं कहता हूँ उसकी कंसंट्रेशन। सही है। तो डेफिनेशन भी आप देख सकते हो, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज डिसॉल्व इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। मतलब अगर मेरा 1 लीटर का सॉल्यूशन है, मान लो एक गिलास है, इसके अंदर 1 लीटर सॉल्यूशन आता है या सॉल्वेंट वाटर है, आपका सॉल्वेंट है मेरा वाटर, उसके अंदर मैंने सॉल्यूट का कितने ग्राम घोले हैं या कितने एमएल घोले हैं, इस सब का, इन दोनों का रेशियो, मतलब सॉल्यूट का अपॉन सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का रेशियो ही मेरा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है। तो ये हमें ये भी बताती है कि सॉल्यूट की इट आल्सो एक्सप्रेस हाउ मच सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ए स्पेसिफिक वॉल्यूम और मास ऑफ सॉल्यूशन। अब इसको दिखाने के कई तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका होता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब उसकी क्वालिटी के आधार पर, और दूसरा मेथड होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मेथड बहुत आसान है। क्वालिटेटिव जैसे कि आप दूसरों को देख के बता सकते हो ना कि वो अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है, उसी तरह से आप अपने फिजिकल सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए बता दो कि मेरा सॉल्यूशन गाढ़ा है कि पतला है। अगर मेरे गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है तो उसको मैं कंसनट्रेट कहूँगा, और गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में अगर सॉल्यूट का अमाउंट कम है तो उसको मैं डाइल्यूट कहूँगा। ठीक है, तो ये तो हमारा कौन सा तरीका हो गया, क्वालिटेटिव। अब इसी तरह हमारा मेथड, नेक्स्ट मेथड होता है क्वांटिटेटिव। मतलब मैथमेटिकल टर्म्स में उसमें कितना ज़्यादा कितना कम है। तो हमारे सिलेबस में 4 चीज़ें हैं मेनली: मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मोलैरिटी, मोलैलिटी। ठीक है, तो एक बार हमने नोट्स को भी देखते हुए चलते हैं। तो पहला तरीका है क्वालिटेटिव मेथड। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या है? इफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज मोर इन सॉल्वेंट और इन सॉल्यूशन। डायल्यूटेड सॉल्यूशन क्या है? इफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज लेस इन कंसंट्रेटेड, सॉरी, इफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज लेस इन गिवन सॉल्वेंट और गिवन सॉल्यूशन। तो जैसे कि मैं कह सकता हूँ, मान लो एक गिलास पानी है आपके पास, दो पर्सन है ए और बी, दोनों के पास एक एक गिलास है। अब इसके अंदर एक आदमी 1 लीटर पानी में 1 चम्मच, 1 स्पून शुगर घोल रहा है, और वहीं सेम आदमी 1 लीटर पानी में मान लो 10 स्पून शुगर घोल रहा है। तो आप ये बताओ कि किसका जो शुगर सिरप है वो किसका गाढ़ा होगा और किसका पतला होगा। तो हम कह सकते हैं कि बी वाले का गाढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 10 स्पून है, और ए वाले का पतला होगा क्योंकि उसके अंदर 1 स्पून है शुगर का। तो यही होता है कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब अगला मेथड है क्वांटिटेटिव मेथड। तो हमारे अंदर पहले हमारी पहली हेडिंग आती है इसके अंदर, मास परसेंट। केमिस्ट्री में मास को और वेट को इक्वल ही मान के चलते हैं, क्योंकि हम यहाँ मानते हैं कि हमारा जी अब कांस्टेंट रहता है। तो मास परसेंट को हम वेट परसेंट भी बोलते हैं कभी कभी, इसलिए इसे वेट बाई वेट और मास बाई मास भी कहते हैं, से डिनोट करते हैं। तो मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट का मतलब क्या है? अगर मैं कहूँ कि टोटल सॉल्यूशन के अंदर, अगर मेरे टोटल सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का मास कितना प्रेजेंट है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, तो इन दोनों के रेशियो को ही मैं क्या कहूँगा, मास परसेंट। और परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डेफिनेशन क्या बनी, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व, नोन एज मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट और मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक। अब इसका मेन इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, हमें ऐसे इस चीज़ को पढ़ना आना चाहिए। जैसे कि हमारे न्यूमेरिकल्स में ऐसा लिखा होगा कि 10% W/W ग्लूकोज का मतलब क्या है। सही है, 10% W/W ग्लूकोज का मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है, एक मिनट, ये गलत लिखा हुआ है, लॉग,
तो देखो 10% W/W ग्लूकोज का मतलब होता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर मेरा कितने परसेंट सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितने परसेंट सॉल्यूट प्रेजेंट है। अब बात यहाँ होती है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन कौन से हैं हमारे। एक हमारा सॉल्यूट क्या है और यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है। तो ये हम मानते हैं 10% W/W के अंदर कि नॉर्मली हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट जो होगा वो वाटर होगा, ठीक है। और सॉल्यूट क्या है, ग्लूकोज है, क्योंकि ग्लूकोज को वाटर के अंदर घोला जा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, हम जानते ही हैं, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितने ग्राम प्रेजेंट है, तो वो है जी हमारे 10 ग्राम, 10 ग्राम, ठीक है। ये लॉग नहीं, ये 10 ग्राम लिखा हुआ है, थोड़ा नोट्स में थोड़ा दिक्कत हो गया, 10 ग्राम है ये बीच में स्पेस भी होगा, ठीक। तो इसको मैं कैसे पढ़ूंगा, 10% W/W ग्लूकोज का मतलब है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर ग्लूकोज का कितना मास प्रेजेंट है, जो कि सॉल्यूट है मेरा केवल 10 ग्राम। अगर इसको हम दूसरे शब्द में भी कह सकते हैं, अगर मेरा सॉल्यूट का मास 10 ग्राम होगा, हमें पता है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन होता है। तो अगर सॉल्यूट 10 ग्राम है, मान लो सॉल्वेंट हमें पता नहीं, उसे x मान लो, और सॉल्यूशन कितना हमने निकाला 100 ग्राम, तो सॉल्वेंट कितना आ गया 100 माइनस 10, तो ये कितना आ गया 90 ग्राम। तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होके 100 ग्राम का सॉल्यूशन प्रिपेयर बना रहे हैं, या 100 ग्राम सॉल्यूशन बना रहा है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल मान लो ऐसे लिखा हो कि मान लो 12% NaCl एक्वस सॉल्यूशन लिखा हो, तो क्या पढ़ेंगे हम, तो इसके हम पढ़ेंगे कि 100 ग्राम, नीचे क्या आता है, देखो नीचे आता है सॉल्यूशन का मास, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम प्रेजेंट है, 12 ग्राम NaCl सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, तो सॉल्वेंट कितना हो गया, सॉल्वेंट हमारा 100 में से 12 घटा दो, तो कितना बचा 88 ग्राम सॉल्वेंट है, जो कि यहाँ पे एक्वस दिया हुआ है, एक्वस का मतलब पानी है, वाटर है। तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि 12 ग्राम NaCl प्रेजेंट है कितने 100 ग्राम सॉल्यूशन में, या 12 ग्राम NaCl 88 ग्राम वाटर के साथ कंबाइन करके 100 ग्राम का सॉल्यूशन बना रहा है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं अपने। हमारे बुक में एक न्यूमेरिकल दे रखा है कि 20 ग्राम ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 80 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द मास परसेंट ऑफ ग्लूकोज। अच्छा, इस तरह के सवालों को करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि सबसे पहले आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन है उनको आइडेंटिफाई कर लो। जैसा हमारा न्यूमेरिकल में कह रहा है कि ग्लूकोज को डिजोल्व करा जा रहा है किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो जिसको घोला जाता है वो क्या होता है हमारा, बताओ, वो होता है हमारा सॉल्यूट। जिसके अंदर घोला जाता है वो क्या होता है हमारा सॉल्वेंट। या एक और परिभाषा, जो अमाउंट में हमेशा कम होगा ना वही सॉल्यूट होगा, और जो अमाउंट में ज़्यादा होगा वो मेरा सॉल्वेंट होगा। जो अमाउंट में कम वो सॉल्यूट, और जो अमाउंट में ज़्यादा वो सॉल्वेंट। तो इस हिसाब से मास ऑफ सॉल्यूट जो कि ग्लूकोज है कितना हुआ 20 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि वाटर है कितना हो गया 80 ग्राम। तो हमें क्या निकालना है, मास परसेंट निकालना है, मास परसेंट ऑफ ग्लूकोज यानी मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो मास ऑफ परसेंट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या था हमारा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या है 20 ग्राम, 20 रख दिया। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, देखो ये क्या है सॉल्यूट और ये क्या है सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आप ऐड कर दोगे तभी तो सॉल्यूशन बनेगा। तो 20 प्लस 80 कर देंगे तो ये 100 आ जाएगा, और इंटू परसेंटेज का 100, तो 100 से 100 गया, ये आ गया 20%। ये बहुत ईजी न्यूमेरिकल था। अगले न्यूमेरिकल पर चलते हैं। हमारा अगला न्यूमेरिकल दे रखा है कि 11 ग्राम ऑक्सलिक एसिड को हम मिक्स करते हैं 500 ml सॉल्यूशन के साथ, इस प्रिपेयर्ड if density of solution is 1.1 gram per ml, then what is mass percent of oxalic acid in solution। अच्छा, अब इसमें सॉल्वेंट क्या है, इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली नहीं दे रखा सॉल्वेंट क्या है। तो पहले सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहचानो। सबसे पहले सॉल्यूट क्या हो गया हमारा यहाँ पर ऑक्सलिक एसिड, क्योंकि ऑक्सलिक एसिड को घोला जा रहा है, किसके अंदर घोला जा रहा है सॉल्वेंट के अंदर। सॉल्वेंट क्या है हमें नहीं पता, बस सॉल्वेंट का वॉल्यूम दे रखा है, एमएल में क्या होता है उसका वॉल्यूम। तो जो जो दिया है पहले उसको नोट कर लो। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है 11 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है 500 ml, और डेंसिटी किसकी देखो सॉल्यूशन की डेंसिटी भी दे रखी है 1.1 ग्राम पर ml। तो हमें पता है कि मास बराबर क्या होता है, मास बराबर होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करो। तो
डेंसिटी और वॉल्यूम की मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास पता चल जाएगा। तो सॉल्यूशन का मास आ गया 1.1 इंटू 550 ग्राम। अब सवाल खत्म, मास परसेंट निकाल लो इसका। क्या होगा फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 11 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आपने निकाला अभी 550 ग्राम इंटू 100। तो ये कटा 11 5 टाइम्स, ये जीरो आया, जीरो से जीरो गया, 5 टू ज़ा 2, तो 2 कितना आंसर आ गया 2%। तो यहाँ पर हमारे मास परसेंट खत्म होता। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वॉल्यूम परसेंट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने मेथड पर जो कि है वॉल्यूम परसेंट। सेकंड हेडिंग है हमारी वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंट। इसको दिखाने का तरीका, इसको डिनोट करने का तरीका होता है परसेंट वी और वी वाई वी, परसेंट वी वाई वी। ठीक है, तो ये होता क्या है, देखो ये सेम टू सेम हमारे मास परसेंट की तरह होता है, बस मास की जगह वॉल्यूम हो जाता है। तो वॉल्यूम परसेंट बराबर इक्वल टू होता है, वहाँ क्या था मास ऑफ सॉल्यूट पहले था, तो यहाँ आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। और वॉल्यूम किस में लेंगे हम, ml में लेंगे, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये भी किस में आएगा, ये भी ml में होगा, और परसेंट है तो उसके लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। सही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 ml सॉल्यूशन के अंदर, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर मेरा कितने ml सॉल्यूट के प्रेजेंट है, वही मेरे वॉल्यूम परसेंट कहलाएगा। अब ये इस्तेमाल कहाँ होता है, ये ना कमर्शियली इस्तेमाल होता है, जैसे कि अल्कोहल टाइप के सॉल्यूशन बताने के लिए। मान लो आपकी बियर के बॉटल के ऊपर लिखा हुआ है 8% C2H5OH एथेनॉलिक सॉल्यूशन, एथेनॉलिक सॉल्यूशन। तो उसका मतलब क्या है, देखो सेम टू सेम। तो इसके अंदर हम मानते हैं ये वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है, तो हम कह सकते हैं 100 ml सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, सॉल्यूट केवल 8 ml प्रेजेंट है, 8 ml C2H5OH प्रेजेंट है। सही है, तो इसको हम देखो यहाँ पर C2H5OH दे रखा है, ये हमारा सॉल्यूट होगा, और कुछ सॉल्वेंट के अंदर घोल रहे हैं और उससे क्या बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे भाई, इसको हम लिखेंगे कि 8 ml C2H5OH, ये क्या है एथेनॉल, इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 8 ml एथेनॉल, अगर मान लो सॉल्वेंट मेरा वाटर है, 8 ml ethanol is mixed with 92 ml water and prepare 100 ml of C2H5 ethanolic solution। उम्मीद है ये आपको पढ़ना भी आ गया होगा कि इसको हम कैसे पढ़ते हैं। ये 8% VYV लिखा होगा। ठीक है, चलो अब हम इसको आगे, अब हम मान लो हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल करते हैं इसके। माना मैंने न्यूमेरिकल मेरा दे रखा है, ये क्वेश्चन है मेरा कि 20 ml एथेनॉल इज मिक्स्ड इन 160 ml of water, then find percentage volume of एथेनॉल C2H5OH। मैंने फॉर्मूला लिख दिया सीधे। ठीक है, तो सब सवाल कैसे करेंगे इसका, हम सवाल करने का तरीका बहुत इजी है। सबसे पहले आप क्या पता करोगे, कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। तो देखो C2H5 को घोला जा रहा है किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो C2H5OH यानी कि एथेनॉल क्या हो गया आपका, सॉल्यूट हो गया। सही है, और इस ये वाटर क्या हो गया हमारा, सॉल्वेंट हो गया। तो लिख लो आप, सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू कितना है 20 ml, और वॉल्यूम ऑफ ये क्या है सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है आपका 160 ml।
तो फॉर्मूला क्या था हमारा, वॉल्यूम परसेंट बराबर वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट, या हमें तो एथेनॉल का निकालना है, वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन परसेंट का है तो इंटू 100। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है 20 ml, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, तो सॉल्यूशन कैसे निकलता है, सॉल्यूशन हमेशा निकलेगा सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को ऐड कर दो, तो ये कितना आ गया 180 ml, तो 20 प्लस 160 इंटू 100, तो ये 20 अपॉन 180 इंटू 100, तो 0 से 0 9 टाइम्स, और इसको 100 अपॉन 9 करेंगे तो ये लगभग लगभग 11.11 के आसपास आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो गया। चलो अब हमारे, अच्छा ये इस्तेमाल कहाँ होता है, ये हमारा कमर्शियली इस्तेमाल होता है किसी भी लिक्विड चीज़ की कंसंट्रेशन को बताने में, वॉल्यूम परसेंट वहाँ इसको उसको हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आती है इस हिसाब से W/V, तीसरी हेडिंग है हमारे पास परसेंटेज W/V, इसका यहाँ इसको हम ये भी कहते हैं परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। अच्छा इसको हम कैसे पता करेंगे, देखो भाई ऊपर क्या होता था, ऊपर सॉल्यूट आता था तो सॉल्यूट को लोगे आप ग्राम में, और नीचे क्या आता था सॉल्यूशन आता, तो सॉल्यूशन को लोगे आप ml के अंदर। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, परसेंटेज W/V बराबर मास या वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट किस में लेंगे आप ग्राम में लोगे, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लोगे आप ml में लोगे, इनटू 100। ठीक है, तो W/V इस्तेमाल कहाँ होता है, जैसे कि मान लो आपकी आंखों में कुछ केमिकल गिर जाए, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो जब आप आंख वाले डॉक्टर के पास जाओगे तो वो क्या करता है, इंजेक्शन अपनी सिरिंज के अंदर एक लिक्विड लेता है, वो लिक्विड होता है 1% W/V बोरिक एसिड, इसका सॉल्यूशन लेगा और आपकी आंखों पर उसको फ्लश करेगा, जिससे आपके आंखों के अंदर जो भी चीज़ फंस रही है चुभ रही है वो घुल के बाहर निकल जाएगी। तो सवाल ये आता है 1% W/V का मतलब क्या है, देखो बोरिक एसिड क्या है, बोरिक एसिड एक वीक एसिड है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 1% W/V का मतलब क्या है, 1% W/V का मतलब क्या है, तो उसका मतलब ये है कि 100 ml सॉल्यूशन के अंदर बोरिक एसिड का, बोरिक एसिड कितना परसेंट है, बोरिक एसिड प्रेजेंट है केवल 1 ग्राम। ठीक है, तो इसको आप क्या पढ़ोगे, इसको हम पढ़ेंगे कि 1 ग्राम ऑफ बोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, अच्छा इसमें याद रखना कि हमेशा जो सॉल्यूट होगा उसकी स्टेट क्या है, उसकी स्टेट सॉलिड है, क्योंकि ग्राम है तो सॉलिड आ रहा है, और सॉल्यूशन की स्टेट क्या है, सॉल्यूशन की स्टेट लिक्विड है, और सॉल्वेंट भी क्या होगा, सॉल्वेंट भी लिक्विड ही होगा। जैसे मैंने बताया था जो सॉल्वेंट की फेज होती है वही सॉल्यूशन की फेज होती है, तो दोनों किस में आएंगे, लिक्विड में आएंगे। अच्छा ये इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ये ना हम जनरली यूज करते हैं फार्मेसी में, जनरली इट इज यूज्ड इन फार्मेसी टू शो कंसंट्रेशन, टू शो कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल्स या जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये पढ़ना भी आ गया, आपको इसकी डेफिनेशन भी समझ में आ गई है ना, और इसका यूजेस भी पता चल गया। चलो एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं लगे हाथ इसका। ठीक है, मान लो मेरे पास न्यूमेरिकल ये कहता है कि हाउ मच ग्राम ऑफ NaCl is used to make 2% W/V। ठीक, अब देखो सवाल को उसने थोड़ा सा घुमा दिया, वो कह रहा है कि मेरे 2% W/V का सॉल्यूशन बनाना है, तो आपको, अच्छा सॉरी सॉरी पूरा नहीं हुआ अभी सवाल, वॉल्यूम तो पता करना पड़ेगा ना, ले लो ऑफ 400 ml सॉल्यूशन, हाँ अब कंप्लीट हो गया।
अब देखो सवाल क्या है, थोड़ा सा बदल दिया। हमें पता है कि सबसे पहले सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या है, पहले वो फाइंड करो। सॉल्यूट यहाँ पर क्या है हमारा, NaCl, और सॉल्वेंट क्या है हमारा, पता नहीं हमें क्या सॉल्वेंट है, पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है और उसकी कंसंट्रेशन दे रखी है। तो जो जो गिवन है उसको लिख लो। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है नहीं पता, उसको हमने x मान लिया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है गिवन है 400 ml, और परसेंटेज W/V कितना दे रखा है, वो दे रखा है 2। तो सॉल्व करो उसको। तो फॉर्मूला क्या आता, परसेंट W/V बराबर मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में इंटू 100। तो इसकी वैल्यू 2 दे रखी है, मास ऑफ सॉल्यूट को हमने x माना है, और इसकी वैल्यू 400 दे रखी है। अब परसेंटेज 100, तो डबल जीरो से डबल जीरो हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 ग्राम। तो हम कह सकते हैं क्या, हमारा मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, मास ऑफ सॉल्यूट आ गया 8 ग्राम। यही हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अच्छा, हम एक और कंसंट्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन का। चौथा है हमारा ppm, इसका फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। अब ये इस्तेमाल कहाँ करते हैं, देखो, जब मेरा सॉल्यूट का अमाउंट बहुत लेस हो, जब सॉल्यूट मेरा बहुत बहुत ज़्यादा कम हो, वेरी लेस हो, और सॉल्यूशन या सॉल्वेंट का अमाउंट वेरी लार्ज हो, तो इस तरह की प्रॉब्लम में कंसंट्रेशन दिखाने के लिए हम ppm का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसमें जो पॉल्यूटेंट्स है, वो इंडेक्स क्या कहता है कि मान लो जैसे कि गर्मियों के मौसम में दिल्ली NCR के आसपास का जो एयर है नॉर्मली 400 ppm होता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 400 ppm। इसको अभी पढ़ना हम सीखेंगे, है ना, ये वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। या मान लो आपके पास घर में आपके आर ओ वाटर, आर ओ डिस्टिलेशन प्लांट लगा होगा, या आर ओ मशीन लगी होगी। तो उस आर ओ मशीन में जो वाटर है, वाटर की क्वालिटी बताने के लिए कैसे पता करते हैं, जैसे कि वाटर की क्वालिटी उस पर लिखी होती है कि मान लो जो उसका TDS है, TDS वाटर का TDS है, वो है मान लो आपका, ये दे रखा है 200 ppm। ठीक है, तो नॉर्मली ना इसका ppm का यूज़ हम करते हैं एयर क्वालिटी को डिनोट करने के लिए, या वाटर की क्वालिटी को डिनोट करने के लिए, वाटर हमारा हार्ड है कि सॉफ्ट है ना। चलो, तो होता क्या है, देखो ppm को ना हम किसी भी अभी जो हमने तीनों कंसंट्रेशन की फॉर्म पढ़ी है, किसी में भी पढ़ सकते हैं। उसको हम W/W में भी पढ़ सकते हैं, परसेंटेज V/V में भी देख सकते हैं, या परसेंटेज W/V में भी देख सकते हैं। तो ppm होता क्या है, पहले ppm देख लो। तो ppm का मतलब होता है कि नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू ppm, पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन का मतलब 10 की पावर 6। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 10 की पावर 6, यानी कि 10 मिलियन पार्ट्स के अंदर 10 मिलियन पार्ट्स में मेरा सॉल्यूट, अगर मैं सॉल्यूट की बात करूं तो सॉल्यूट कितने पार्ट्स प्रेजेंट है, 10 मिलियन पार्ट्स के अंदर सॉल्यूट के कितने पार्ट डिसॉल्व हैं। जैसे कि मान लो अभी मैंने एग्जांपल दिया 400 ppm लिखा हुआ है कहीं पर, तो इसका मतलब क्या है कि 400 ग्राम ऑफ pollutants present in 10 मिलियन या 10 की पावर 6 10 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। अब देख सकते हो 10 मिलियन के अंदर केवल 400, तो कितने बड़े अमाउंट में कितना छोटा सा अमाउंट डिसॉल्व है ना। तो
वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं पीपीएम में। तो जनरली जब हमारा सॉल्यूट वेरी लेस क्वांटिटी के अंदर और जिसे हम कहते हैं ट्रेस क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट हो, तो हम वहाँ पर कंसंट्रेशन दिखाने के लिए पीपीएम का इस्तेमाल करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन का इस्तेमाल करते हैं। आपको समझ में आएगा, जैसे कि हमारा मान लो पानी है, पानी की क्वालिटी दे रखी है 200 ppm, इसका मतलब क्या है 200 ppm H2O। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो टोटल डिजोल्व सॉलिड होता है पानी के अंदर, जो हमारे मिनरल्स डिजोल्व हैं वो कितने हैं, अगर मैं W/W के रूप में बात करूँ तो 200 ग्राम सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है, जो टोटल डिजोल्व सॉल्यूट है, जैसे कि KCl MgCl है ना, और NaCl, ये सब जो सॉल्ट है हमारे प्रेजेंट है वाटर के अंदर, 200 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 की पावर 6 या 10 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो कितने बड़े पार्ट सॉल्यूशन में कितना सा ट्रेस क्वांटिटी में सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे पीपीएम का। ठीक है, तो ये इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इसका लिख लो, एक नोट बना लो आपकी, द कंसंट्रेशन ऑफ polluted water और polluted air is expressed in term of ppm। ठीक, इसी तरह पीपीबी भी आता है, पीपीबी, तो ये सेम टू सेम होता है पीपीएम की तरह, बस बी का मतलब है पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। पार्ट्स पर बिलियन, तो बिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 9, तो वहाँ 10 की पावर 6 की जगह बस 10 की पावर 9 आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम टू सेम पड़ेगा। अच्छा, हम उम्मीद ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आज हम इस अपने लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। अगले लेक्चर में हम मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैलिटी, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको देखेंगे, है ना। और टाइम मिला तो सॉल्युबिलिटी भी स्टार्ट कर देंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड भी स्टार्ट कर देंगे। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपको ये लेक्चर जैसा भी लगा होगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अपने कुछ डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं उनके सबके आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।